दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग सवालों को बेसिक से लगाकर और फालतू में कैलकुलेशन लंबा करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि उस सवाल में बहुत कम समय के अंदर वो बन जाता। और सबसे यूनिक अप्रोच आज के इस क्लास में हम सवालों को लगाने का बताएंगे। सवाल एकदम महत्वपूर्ण है, रेलवे के एग्ज़ाम के सवाल हैं, PYQ हैं। आपको मज़ा आ जाएगा इस सेशन को करने में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बेस्ट अप्रोच बताएंगे दोस्तों, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो बस देखते रहिए क्लास को। पहला सवाल जो दिया गया है इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोग 90% लोग इसको एक्सपेंड करने लग जाते हैं। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और एक्सपेंड करके फिर उसमें x का कोफिशिएंट निकालेंगे, जबकि इसमें इतना करना नहीं है। करना क्या है सुनते जाइए। यहाँ पर जब भी आपको x का कोफिशिएंट पूछे, जब भी इस तरीके से दिया हो ना, यहाँ पर दिया क्या है, इस फॉर्मेट में दिया है x प्लस a, ठीक है, x प्लस a, x प्लस b और यहाँ पे दिया है x प्लस c। इसी फॉर्मेट में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की अगर बात करें, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये होता है a प्लस बी और प्लस यहाँ पर c। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। आपसे कभी कभी सवाल में एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट यानी गुणांक पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं x का कोफिशिएंट कितना होगा। तो x का कोफिशिएंट होता है, सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं, AB प्लस BC और प्लस यहाँ पर CA। ये होता है दोस्तों x का कोफिशिएंट। अब यही चीज़ अगर आपको पता होता, यही कॉन्सेप्ट पता होता, तो डायरेक्टली यहाँ पर निकल जाता, है ना। देख लीजिए कितना हो जाए, ये है A, ये है आपका B और ये है आपका C। बस इसी में रख लीजिए। तो A इंटू बी, 9 इंटू -6, यहाँ पर साइन जरूर ले लीजिएगा, है ना। तो 9 इंटू -6, 9 छक्के 54, माइनस का 54 आएगा, ठीक है। फिर b इंटू सी, -6 और 5, -6 और 5 माइनस का 30 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे c इंटू ए, तो +5 + 9, प्लस का ये हो जाएगा 45, ठीक है। कितना हुआ, -54 + 45, माइनस का 9, -9 और -30, माइनस का 39, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो ये इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 2 सेकंड का प्रश्न है। इसमें फालतू में आप लोग फार्मूला ढूंढने लग जाते हैं, फार्मूला लगाने लग जाते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ करना नहीं है। कॉन्सेप्ट जानिए, है ना, कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 2026 का प्रश्न है, मार्च के अंदर हुआ था ये, ठीक है, एग्जाम। आइए देखते हैं। यहाँ पर a + b + c की वैल्यू 13 है, AB + BC + CA की वैल्यू 4 है, तो हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल और नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर हैं तभी हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम है ना, जैसे इसमें देखिए A B C, 3 वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन हमें 2 ही दिया गया है, A + B + C = 13 और ये बराबर 4 दिया गया है। हमें 2 ही इक्वेशन दिया गया है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तभी निकलते हैं जब नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बराबर हो, यानी कि इस केस में 3 इक्वेशन देना चाहिए था, तब हम A, B और C की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा दिया गया है, जबकि इक्वेशन सिर्फ 2 ही दिए गए हैं। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, किसी को भी मान लीजिए, चाहे A, चाहे B, चाहे C, एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है उसको हम लोग 0 मान लेंगे। तो चलिए, चाहे C को 0 मान लीजिए, चाहे B को 0 मान लीजिए, चाहे A को 0 मान लीजिए। हम यहाँ पर C को एज 0 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही C को 0 लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। C को अगर 0 ले हैं तो 0 इंटू B, ये भी 0 हो गया, 0 इंटू A, ये भी 0 हो गया। C जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो टर्म 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि C की वैल्यू 0 है। इसके बाद यहाँ देखिए, C इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये ख़त्म होगा, C इसमें भी मल्टीप्लाई हो रखा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। C यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ये भी टर्म 0 हो गया। मतलब सिर्फ आपके पास बचा क्या, A + B की वैल्यू 13 और A इंटू B की वैल्यू यहाँ पर 4 है। हमें पूछा क्या है, AB इंटू A + B। तो AB कितना है, 4 के बराबर, यही ना वैल्यू बचा हमारे पास। तो AB है 4 के बराबर और A + B कितना है, 13। बस इतना सा करना था आपको। देख के इसका सवाल
इस सवाल का आंसर आप लोग कर सकते थे सिर्फ देखकर। 52 ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना आसान है, कितना सिंपल है, और ये सिंपल तभी लगेगा जब आप सही से चीज़ों को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है। 12,580 में 3 पदों का योग है, ठीक है। बोला गया पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये है ना। पहले और दूसरे का रेशियो, पहला और दूसरा यानी ए और बी, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 13 और 14 के बराबर, है ना। लास्ट में एक ट्रिक भी आपको बताएंगे इसको करने का, देखते जाइए। 13 और 14 का रेशियो। फिर इसके बाद दूसरे और तीसरे का यानी कि बी और सी का रेशियो जो गिवन है आपके पास 15 और 16 दिया गया है, ठीक है। 15 और 16 दिया गया है। बोला गया है पहले और अंतिम के बीच का अंतर निकालना है, पहले और अंतिम के बीच का। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, ए बी सी तीनों का रेशियो क्या होगा, ए फिर यहाँ पर बी फिर यहाँ पर सी। बताइए ए का रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि बी कॉमन है ना, ऐसे कॉमन है, तो ए का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 15 हो जाएगा। 13 इंटू यहाँ पर 15, तो 14 के स्क्वायर 196, ठीक है, 195 होगा, ये हो गया। फिर रेशियो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 14 इंटू 15, तो 15 दहाई 150, ठीक है, और 15 चौके 60, 150 और 60 210 होगा, ये हो गया 210। फिर इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, सी का रेशियो निकालने के लिए तो कितना होगा, 14 और 16 की मल्टीप्लाई, मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 224 आ जाएगा, ये हुआ 224। अब इन तीनों का टोटल आपको ये दे रखा था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस। 224 और 195 का डिफरेंस हमें चाहिए, पहले और तीसरे का, पहले और अंतिम पद का। निकालिए, तो अगर निकाला जाए तो 14 में से 5 गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद अच्छा 29 होगा, क्योंकि 5 यहाँ कम है और 24 यहाँ ज़्यादा है 200 में, ठीक है। तो 24 और 5 यहाँ पर 29 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 29 का गैप आया है। अब देखिए, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 29 यूनिट होगा, और 29 से कटने वाला कोई नंबर ही हमारा आंसर होगा। 29 से ये संख्या नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 29 दूना 58, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको करने का इससे भी शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं। देखिए, क्या आपको एक ही चीज़ देखना है, अगर बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी यहाँ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो पहले और तीसरे का अंतर होगा, पहले और तीसरे का यानी ए और सी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन्हीं के ए और सी का सम ही निकल कर आएगा। तो ए और सी मतलब 13 और प्लस यहाँ पर 16, सी ए है ये सी है, तो 13 और 16 देख लीजिए कितना होगा, 29 यूनिट। 29 यूनिट ही हमारा आंसर होगा, मतलब 29 से कटने वाला नंबर। ये 29 आ रहा था ना, ऐसे भी करें चाहे ऐसे करें, 29 आ गया, और मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट मेथड, याद रखिएगा। अगर बी में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा, उन्हीं दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिए, अब इस सवाल को देखिए। इस टाइप के सवाल को भी आप लोग बेसिक से ज़रूर करते होंगे, है ना। एक्स प्रोपोर्शनल लिखते होंगे, फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन बनाते होंगे, फिर वहाँ पे कैलकुलेशन करते होंगे। हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है। आप कैसे करते हैं पहले वो देखिए। आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो एक्स को वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे, ठीक। फिर तथा जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक्स जो है जेड के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/z में है। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा y ऊपर और z यहाँ पर नीचे। ऐसे ही ना करते हैं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना, हम आपको तरीका बताते हैं। जब भी आपको अनुक्रमानुपाती दे तो इसका मतलब समझिए डिवीज़न, ठीक है, इसका मतलब समझिए डिवाइड, और व्युत्क्रमानुपाती दे तो इसका मतलब समझिए मल्टीप्लाई, यानी उल्टा काम आपको करना है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है सीधा सीधा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में 1/, में होता है यानी डिवाइड होता है, तो आप इसको उल्टा लेके चलिए, है ना। अब सुनते जाइए। पहले केस में क्या कह रहा है कि y 40 है और z 3 होने पर x की वैल्यू 16 होगी। अब ध्यान से देखते जाइए, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है,
है ना, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है और z के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। तो यही जो x है y के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और z के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे सबसे पहले x y के अनुक्रमानुपाती बोला है, यानी कि डिवाइड होगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, है ना। और z के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब z की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये केस बनेगा हमारा, ये केस बनेगा यहाँ पर। यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। कैसे, z इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, y नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसी में रख लीजिए। पहला केस क्या है, x की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइड बाई y कितना है 40 इंटू z हमें मल्टीप्लाई करना है 3। ये पहला केस हो गया। यही बराबर होगा किसके बराबर, y की वैल्यू 50 और z की वैल्यू यहाँ पे 6 होने पर x का मान क्या होगा। तो पहले रखेंगे x, ठीक है, डिवाइड बाई y कितना है इस केस में 50, क्योंकि हमें x नहीं पता ना, ठीक है, इंटू z कितना है 6 यहाँ पर। इसे काट पीट लीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, 4 से ये 4 बार में ख़त्म, तो कितना होगा यहाँ पर 4 तियाँ 12, ठीक है, 12/6, तो 12 यहाँ पर 6 और ये 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंचे 60/6 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से मत करिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है और साथ ही आप इसमें परेशान भी हो जाएंगे। बेसिक तरीका है, ये लंबा चौड़ा मेथड है, इस तरीके से लगाइए। आपको बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक दुकानदार अपने एक ग्राहक को 4 प्रकार का छूट देता है, तो बताइए निम्न में से ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा होगा। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट वही होगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है 10%, 5%, 11%, 4%, 6%, 9% और 7%, 8% का, ठीक है। करेंगे कैसे, पहले तो बेसिक जान लीजिए। अगर दोस्तों 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है A% और B% का, तो जो इनका ओवरऑल डिस्काउंट होगा सिंगल डिस्काउंट होगा। सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला होता है A + B - AB/100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इतने % का एक सिंगल डिस्काउंट इन दोनों का निकल कर आएगा, है ना। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन को यही फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले A + B करेंगे, यानी 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करिए, है ना, देखिए चीज़ों को। यहाँ भी A + B की वैल्यू 11, 4, 15 है, तो यहाँ पे 15 आएगा। इसके लिए भी यहाँ पे 15 आएगा। 6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे फिर 15 आ गया। 7 और 8 फिर दोनों को जोड़ेंगे 15 आ गया, है ना। तो मतलब A + B की वैल्यू तो 15 है, फिक्स है वो चीज़। अब अगर हम किसी चीज़ में जितनी बड़ी वैल्यू घटाएंगे ओवरऑल वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, है ना, छोटी होती जाएगी। अब सुनिए आपको करना क्या है। अगर सम सबका बराबर है तो आप डिफरेंस लेके देखिए, है ना, डिफरेंस लेके देखिए। 10 और 5 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। 11 और 4 में कितने का अंतर, 7 का अंतर। 6 और 9 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। और यहाँ पे 7 और 8 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। ये क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि अगर A × B निकालेंगे तो 50, 10 × 5 50, यहाँ पे आएगा आपका 44, यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे 7, 8, 15, 56 आएगा, है ना, 56 आएगा। अब हम जितनी बड़ी वैल्यू घटाएंगे उतनी ही वैल्यू छोटी आती जाएगी, है ना, और जितना छोटा वैल्यू घटाएंगे उतनी ही बड़ी वैल्यू आती जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हमें बड़ा चाहिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो ये वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक ना, यहाँ पर, क्योंकि 11 चौक 44। तो इसका डिफरेंस देखिए, जहाँ पे डिफरेंस बड़ा होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा वाला छूट होगा अगर सम बराबर है तो, और जहाँ पे डिफरेंस कम होगा, सबसे कम, यहाँ 7, 8, 15, 1, तो ये दुकानदार के लिए सबसे अच्छा छूट होगा, है ना। ये ग्राहक के लिए मतलब 11 और 4 इनका सक्सेसिव
डिस्काउंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा निकल कर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। बढ़िया, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए तो क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं 100 रुपया। तो पहले 20% प्रॉफिट था, यानी कि 100 का 20% 20 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 100 + 20 120 रुपये बनेगा सेलिंग प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दीजिए। पहले सेलिंग प्राइस कितना था 120, 120 का 25%, 25% यानी 1/4 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 30 के बराबर, यानी कि 30 इसमें बढ़ा दीजिए। तो 120 में 30 अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो 150 आ जाएगा, है ना। ये 150 सेलिंग प्राइस है, जिससे अब यहाँ पर 30% आपका लाभ हो जाता है। लाभ कितना हो गया 30%। इसका मीनिंग समझिएगा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी होती है 3/10, है ना। 3 बटे कितना होता है 10 होता है। ये आपका CP है और ये आपका प्रॉफिट है। तो 10 के सामान को 3 पे बेचेगा, यानी कि 13 में बेचेगा, है ना, 13 में बेचेगा। तो 13 में अगर बेच रहा है तो 13 की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 150, यहाँ पर 150 है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू CP, यानी यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस 10 की वैल्यू चाहिए। तो 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी 150 डिवाइड बाई 13, ये एक की वैल्यू आ गई, हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये आंसर कितना आ जाएगा, इसको काटा पीटी मत करिएगा अभी, है ना। 1500/13 आ जाएगा। ये कितना होगा 1500 बटे आपका 13, ये हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आप लोग देख लीजिए, है ना, कितना बढ़ रहा है आप लोग देख लीजिए। या फिर इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि 100 से कितना ज़्यादा है ये, और वही आपका परसेंटेज होगा। काटिए तो करेंगे डिवाइड, तो कितना होगा 13 × 13, है ना। फिर बचा यहाँ पर 2 तो 20, फिर 13 × 13, फिर बचा 7 तो 70 हो गया। मतलब 13 × 5 = 65, 115 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 15 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है ना। तो यही आपका क्रय मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 15 पॉइंट समथिंग, और 15 पॉइंट समथिंग ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बढ़िया तरीका था, और ऐसा तरीका जो आपको समझ में भी आ गया, है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिएगा। बढ़िया प्रश्न था ये भी RRB JEE 2026 में। इस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिले। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको दिया गया है 3530। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पर x मान के करिए, लेकिन जो ये 2 नंबर्स मानने वाला तरीका है इसको थोड़ा चेंज करिए। चेंज करेंगे तो सवाल आसानी से होगा। कैसे, सुनते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पर 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, है ना। तो अगर हम एक संख्या a मानेंगे तो अगला संख्या क्या होगा a+2 होगा, है ना, विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होगा। ठीक है, या फिर एक संख्या अगर a मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर a-2 हो जाएगी, है ना। लेकिन आप ऐसे मत मानिए, एक संख्या को आप यहाँ पर a-1 मान लीजिए और दूसरी संख्या को a+1 मान लीजिए। 2 का अंतर है इन दोनों के बीच की नहीं, है ना। 2 का अंतर है कि नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर इसमें बोला जा रहा है कि भैया उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा +1 - 1 कट जाएगा, 2a आएगा। मतलब हमें ये चाहिए 2a चाहिए, है ना। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या क्या है a-1 का होल स्क्वायर, और दूसरा विषम संख्या a+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना है 3530 है यहाँ पर, 3530 है यहाँ पर। अब देखिए एक्सपेंड करिए, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ये ओवरऑल कितना आ जाता है बताइए। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो योगफल दिया है ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कराए दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये जो होता है ये होता है 2 × a² + b²। ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना, ये होता है। और यहीं अगर बीच में माइनस लगा होता तो ये आता है 4ab के बराबर। ठीक है, अच्छा, तो यही फॉर्मेट बन रहा है। मतलब ये हो जाएगा 2a² a² और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर।
1 होगा और ये है यहाँ पर 3530 के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए। तो देखिए 2 उधर डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 17 दूना 34 बचा 1 तो 130 हो गया, 65 हो गया है ना, 65 हो जाएगा। ठीक है 1765 आ गया और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1764 आ गया। ठीक है 1700 यहाँ पर 64 के बराबर आ गया, 1764 के बराबर आ गया। अब इसमें देखिए हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो √1764 होगा, 1764 और इसका वर्गमूल कितना होता है 42 हो जाता है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है 42। अच्छा अब ये 42 निकला कैसे है ना, इसके लिए भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए 64 है, 64 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 8 का स्क्वायर करने पे आता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो 50 - 8 होगा या फिर 50 + 8 होगा। 50 + 8 करेंगे तो 58 होगा और 50 का स्क्वायर 2500 होता है, मतलब 58 का स्क्वायर 2500 से ज़्यादा आएगा, ये 2500 से कम ही है। ठीक है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 50 से 8 कम होगा, यानी कि 42 होगा। तो ये 42 हो गया, ए की वैल्यू 42 आ गई तो 42 दूना ये हो जाएगा 84। यही हमें पूछा गया था, 84 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2026 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन भी करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको प्लेलिस्ट का, जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर अभी तक 3 शिफ्ट हमने करवाया है 16 मार्च वाले पेपर का। टोटल 24 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, हर एक शिफ्ट को डिटेल में हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।